Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to continue with our government budget. At the last class we have studied about the meaning of government budget, what are its objective and what is the importance of government budget. So today we are going to just continue with this chapter. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट में असल में इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करती है कि इकोनॉमी को संभाल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, देखो मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंस बिटवीन के तौर पर रखा है क्योंकि बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो ज्यादा अपने लिए सही रहेगा। देखो सबसे पहले आता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखो सबसे पहले आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोस रिसिप्ट व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू का मतलब ये हुआ कि ऐसे जो रिसिप्ट्स जो ना ही आपका कोई नुकसान कराए ना ही कोई गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं, जैसे कोई भी आपका जो फायदा हो रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, उसमें भी पैसा कम नहीं करेंगे, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, मतलब मान सकते हो कि ये ना ही आपको प्रॉफिट देंगे ना ही लॉस देंगे, ये मीडियम में रहेंगे। ठीक है, ना ही ये कोई आपकी लायबिलिटी बना रहे होंगे। ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट के ऊपर ये नहीं कि कोई लायबिलिटी है। ठीक है, और ना ही ये आपकी कोई रिडक्शन कर रहे होंगे टैक्स में। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आ जाता है अपना टैक्सेस। ठीक है, जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसमें देखो वो रेवेन्यू रिसिप्ट ही होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो वो अपने फायदों के लिए नहीं ले रही है, ना ही उससे गवर्नमेंट को कोई वो नुकसान होगा, ना ही उनका एसेट्स बढ़ेंगे ना ही उनके एसेट्स कम होंगे। ठीक है, इसमें वो टैक्सेस लेती है। पर टू सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट जो आते हैं टैक्सेस में, एक आता है टैक्स रेवेन्यू और एक और आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो टैक्स रेवेन्यू में अभी हमें आगे चल के पढ़ना है अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है अपने जो कि देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है। देखो टैक्स रेवेन्यू में मैंने बताया दो चीज होती हैं, पहला आता है इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा आता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, हम इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन करके पढ़ लेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर टू द एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, देखो ये भी सेम टू सेम रिसिप्ट जैसा ही है, ना ही ये आपको कोई एसिड बना के दे रहा है। ठीक है, नीदर क्रिएट एनी एसिड, ना ही कोई आपको एसिड बना के देगा और ना ही कोई आपके लायबिलिटी में आप गवर्नमेंट का नुकसान करेगा। ठीक है, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, ये तो गवर्नमेंट का एम है, अगर कोई बंदा आपके यहाँ आकर काम कर रहा है और आप उसको सैलरी दे रहे हो तो वो तो आपका एक तरीके से मानते फर्ज है। ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने उसके चलते काम भी किया है, तो ना ही इससे कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट की जनरेट नहीं होती, ना ही उसके अलावा उसका कोई लायबिलिटी बनती है किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि टैक्स रिवेन्यू में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले इसमें हम नॉन टैक्स रिवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। टू सोर्स कौन से होते हैं अपने, एक होता है कि नॉन टैक्स रिवेन्यू और एक होता है टैक्स रिवेन्यू। देखो नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे कि सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। देखो कभी भी जैसे अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज करती है, जैसे हमें लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो उस पर एक प्रॉपर इंटरेस्ट लग के आता है। ठीक है, और वो इंटरेस्ट किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास। जैसे मान लो कि आपने 1 लाख रुपए जमा किए, उसमें से आपको 10,000 का मान लो इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, तो जो ये 10,000 इंटरेस्ट होगा यही जाएगा सीधा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और जो गवर्नमेंट के पास अगर इंटरेस्ट जाएगा तो एक तरीके से उनके लिए फायदा है, पर ये नहीं कि ये रेवेन्यू के तौर पे आता है, क्योंकि वो फायदा नहीं, एक तरीके से आपको उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में चल के आपके पैसे जब दुगने तिगुने होंगे तो यही पैसा आपको दोबारा से मिल जाता है। ठीक है, तो ये कोई उनके लिए फायदा भी नहीं है, ना ही उनके लिए कोई नुकसान है। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, अगर जो गवर्नमेंट को कभी भी मुनाफे होते हैं तो वो क्या करती है, सब्सिडीज के फॉर्म पे दोबारा देने लग जाती है। ठीक है, इसिट्स होते हैं। देखो इसिट्स का मतलब ये होता है ना, जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी नहीं, जैसे मान लो किसी और की भी किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस बंदे की डेथ हो गई मान लो। ठीक है, मैं आपको लेकर तो नहीं चलूंगा, पर किसी बंदे की डेथ हो गई। ठीक है, तो अगर किसी बंदे की डेथ होगी तो उसके गवर्नमेंट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट अपने को ले लेती है। ठीक है, तो इससे ये मतलब नहीं हो कि गवर्नमेंट को आप तो बोलोगे फायदा हो रहा है, नहीं फायदा नहीं हो रहा है। अगर उस बंदे की डेथ होगी और उसके कोई पूर्वज जिसके पिछले जनरेशन में कोई था नहीं है, ना ही उसके आने वाले जनरेशन में कोई है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो एकदम खाली पड़ गई, गवर्नमेंट इसको अब अपने काम के लिए लगा सकती है। ठीक है, फिर आता है कि गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। देखो जब भी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हम अदर कंट्री में भेजते हैं, अदर कंट्री से हमारे यहाँ आते हैं, तो इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, फिर आता है कि देखो अपना हमने ये पढ़ा ना कि टैक्स रेवेन्यू में दो चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट टैक्स वो तरीके के टैक्स होते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल पे जिसका प्रभाव सीधा इंडिविजुअल पड़ता है। ठीक है, देखो ये बोल सकते हो कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट किस पे पड़ेगा, अपने इंडिविजुअल्स पे पड़ेगा, इंडिविजुअल जैसे हम लोग। ठीक है, इंडिविजुअल से पड़ेगा। पर ये होता है ये इनडायरेक्टली आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब
आपको टैक्स देना पड़ेगा, पर आपको पता नहीं चलेगा कि आप उसके तौर पे टैक्स दे रहे हो, इनडायरेक्टली आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। देखो जैसे, और जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है, इसका बर्डन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मतलब कैसे? इसका बर्डन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, मतलब कि ये नहीं कि आपके पास टैक्स आया फिर आप बोलो भाई तू मेरा टैक्स पे कर दे अपने कोई सामने वाले को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता। पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसका बर्डन आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखो डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हुआ, ठीक है, आपका हाउस टैक्स हुआ, तो आपको ये आप मंथली ऐसे पे करते होगे हाउस टैक्स। ठीक है, आपका जो इनकम टैक्स आता है, आपका जो घर का किराया वगैरह आता है, ठीक है, उसको आप टैक्स के फॉर्म पे देते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो चीजें आती हैं जैसे कि आप कहीं गए, ठीक है, आप कुछ खाने होने गए, जैसे पिज्जा हट गए, पिज्जा हट पे आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, उस पिज्जा पे जब आप देखोगे उसका रेट होगा 499, पर आपको प्लस 50 रुपीज और जीएसटी के तौर पे देना पड़ता है। तो जो 50 रुपए और आपको एक्स्ट्रा जीएसटी के तौर पे देना पड़ा, यही आपका हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने क्या बोला, 499 का क्या हुआ आपका टोटल रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज आपको और पे करना पड़ गया वहां पे। फिर आप बोलोगे 50 रुपीज मेरे को जीएसटी के तौर पे देना पड़ा, वही जीएसटी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपके गुड्स और सर्विसेज पे लग के आता है। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर आते देखो अपना कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ये जो चीजें है ना, सबसे पहले आपको पढ़ना इस चैप्टर में, जब आप बुक खोलोगे तो आपको उस हिसाब से दिया रहेगा। पहले आपको रेवेन्यू रिसिप्ट दिया रहेगा, उसके बाद आपको कैपिटल रिसिप्ट दिया रहेगा। मैंने दोनों को आसपास इसलिए रखा, कंपैरिजन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे इजी होगा समझने में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने इन दोनों में यही चीज देखी, ना ही ये गवर्नमेंट का फायदा भी नहीं कर रहे, ना ही कोई गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे, पर इसमें ये डिफरेंस आया कि ये कोई ना ही लाइबिलिटी, मतलब ये कोई लाइबिलिटी से संबंधित कोई चीज थी यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एसिड, मतलब जब भी एक्सपेंडिचर की कोई बात आएगी तो वो आपका एसिड बनाता हुआ दिखेगा आगे चल के आपको, ठीक है, और रेवेन्यू की कोई बात आएगी तो वो आपका कोई लाइबिलिटी बनाता हुआ दिखेगा। बात समझ गए ना? यहाँ पे डिफरेंस क्या था, देखो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है, विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटीज, और यहाँ पे विच नीदर क्रिएट एनी एसेट्स। ठीक है, ये डिफरेंस है कि ये आपका कोई ना ही लाइबिलिटी बना रहा है और ना ही ये कोई आपका एसेट बना रहा है। पर आगे चल के हो सकता है कि अगर मैं इसको एक्सपेंडिचर इस पे और खर्चा कर दूं कैपिटल के तौर पे, तो ये मेरे को फायदा देने लग जाए। अभी तो मैं इस पे रिवेन्यू कर रहा हूं। देखो अब फिर मैंने क्या किया, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब होता है कि विच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन ऑफ द एसेट्स। देखो अभी हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या पढ़ा, ना ही वो आपके लिए कोई एसेट लायबिलिटी बनाता है, ना ही आपकी रिडक्शन ऑफ एसेट्स करता है, ठीक है। पर यहाँ पे हमने देखा कि या तो वो आपका एक लायबिलिटी बना रहा होगा, ईदर का मतलब समझ ना, ईदर का मतलब होता है या तो वो आपका कोई लायबिलिटी, या तो ठीक है, या तो वो आपको कोई लायबिलिटी बना रहा होगा, नहीं तो वो आपका कोई एसेट को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। मतलब इनडायरेक्टली हम यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये आपके लिए नुकसान कर रहा है एक तरीके से, आप ऐसे समझ लो। या तो वो आपका लायबिलिटी बना रहा है, लायबिलिटी हम लोग के लिए नुकसान होती है, साथ ही साथ या तो वो क्या कर रहा है, आपके एसेट्स जो गवर्नमेंट के उसको कम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल समझे, एक बोरोइंग होता है, ठीक है, बोरोइंग क्या हुआ, गवर्नमेंट ने किसी अलग कंट्री से मान लो कुछ पैसे बोरो किए, तो अगर उसको गवर्नमेंट ने जब बोरो किया, और आपका भी एग्जाम्पल ले लो अपने से, पहले देख के देखो, आप गए, पहले आप बैंक गए, बैंक से आपने लोन ले लिया, तो आपको उस लोन को पे करने के लिए आपके ऊपर एक क्या आ जाएगी, प्रॉपर लायबिलिटी आ जाएगी। इसी तरीके से बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। क्यों लायबिलिटी बन गई भाई, क्योंकि उनको क्या हो, उन्होंने जब किसी और कंट्री से मान लो पैसा उधार लिया, तो अब गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी बन जाएगी कि उसको टाइम टू टाइम उसको पे भी करना पड़ेगा। और जब अगर आप किसी से पैसा ले लेते हो तो सबसे पहले वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। रिकवरी ऑफ लोन मतलब कि ये आपका रिडक्शन करेगा एसेट में, क्योंकि आपको लोन के जो पैसे दोबारा से देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच ईदर क्रिएट, या तो ये आपके एसेट्स बनाएगा, नहीं तो आपके लायबिलिटीज है जो उसको रिडक्शन करेगा। तो देखो अब यहाँ पे ये आपको क्या कर रहा है, फायदा कर रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ऐसे समझो कि तो भूलोगे नहीं। कैपिटल रिसिप्ट क्या हो रहा है, आपको नुकसान कर रहा है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, आपको फायदा कर रहा है। पर अभी हमने देखा रिवेन्यू रिसिप्ट ना ही ये न्यूट्रल है, ऐसे मान के चलो ये न्यूट्रल है, और साथ ही साथ ये भी न्यूट्रल है, ना ही ये आपको फायदा कर रहा है ना ही नुकसान कर रहा है। साथ ही साथ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ना ही आपको फायदा कर रहा है ना ही नुकसान कर रहा है। पर रिवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या बेसिकली डिफरेंस देखा, एनी लायबिलिटीज और एनी एसेट्स, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे चल के आपको फायदा भी दे सकता है और रिवेन्यू रिसिप्ट आपको आगे चल के नुकसान भी दे सकता है। तो जैसे ही हमने इस पे कैपिटल मिलाया, दोनों में जब हमने कैपिटल मिलाया तो हमने ये देखा कि जो रिवेन्यू जो कैपिटल रिसिप्ट है वो हमें नुकसान हो रहा है हमें उससे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें फायदा हो रहा है।
अब मैं फायदा कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो कर दूं, मैं अगर एक मेट्रो बनाता हूँ, देखो अब इसको गवर्नमेंट को फायदा कैसे होगा, अगर मैं आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो कर दूंगी तो आपको एक बार मेट्रो बनाने का कॉस्ट आएगा, ठीक है, एक बार मेट्रो बनाने का आपको क्या आएगा, कॉस्ट आएगा, पर उसके बाद जब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे आकर तो आपको क्या होगा, फायदा होना एक एक करके शुरू हो जाएगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, आपने जो उधार ले रखा था अब वो क्या करे, आप उसको पे कर दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब बात समझना ध्यान से कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जब आप मेट्रो कर रहे हो तो ये आपकी एसेट्स बढ़ा रहा है, ठीक है, पर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स कर रहे हो तो ये आपकी एसेट्स नहीं बढ़ा रहा, जबकि आपकी लाइबिलिटी कम कर रहा है। भाई एसेट कैसे बढ़ जाएगी, आप रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे, मान लो कि आप बैंक से गए थे, 10,000 रुपए आपने लोन लिया था, ठीक है, अब आप उस लोन को जा रहे हो दोबारा चुकाने, तो भाई आप 10,000 रुपए दोबारा देने जा रहे हो, मतलब कि अपने ऊपर से बर्डन हटा रहे हो, लाइबिलिटी कम कर रहे हो, बात समझ गए। उसी तरीके से यहाँ पे जो रिकवरी ऑफ लोन था ये आपका एसिड कम कर रहा था और बोरिंग आपका लाइबिलिटी बढ़ा रहा था, ठीक है। अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा, देखो पेपर में ज्यादातर केस स्टडी आती है इस चैप्टर से, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिखेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पर वो क्वेश्चन के थ्रू एक केस स्टडी के थ्रू फॉर्म होकर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है रिकवरी ऑफ लोन, तो रिकवरी ऑफ लोन जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, रिकवरी ऑफ लोन अपना किस में आएगा, अपना आएगा ये कैपिटल रिसिप्ट्स में, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, ये किस में आएगा, पहला कैपिटल रिसिप्ट्स में, क्योंकि ये आपका एसेट्स, देखो आपका क्या कर रहा है, जो एसेट्स है उसको कम कर रहा है, एसेट्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रेलवे स्टेशन, स्कूल बिल्डिंग, अब ये सब चीजें जब भी याद रखना, कभी भी पेपर में ऐसे आ जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रेलवे स्टेशन या अगर अलग हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को एक तरीके से आगे चल के फायदा ही देने वाले हैं। अगर ब्रिज बन गया तो ब्रिज के ऊपर लोग आएंगे, ठीक है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे, वहां पे लोगों को भी अब जॉब प्रोवाइड करोगे एक तरीके से जब बनाने का रहेगा, ठीक है। स्कूल्स, रेलवे स्टेशन बनेंगे तो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में तो फिर लोग आगे चल के उसमें इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन दी सेंस लोग वहां पे आएंगे, स्टेशन टिकट लेंगे, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट को भी फायदा होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर हमेशा याद रखना, कैपिटल जब भी आपको कहीं पे फायदा हो रहा होगा तो आप हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होगे वहां पे, और अगर नुकसान हो रहा है तो आप वहां पे कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। फिर सब्सिडीज, देखो सब्सिडीज अब ऐसी चीज होती है ना जो कि ना ही गवर्नमेंट को कोई एसेट प्रोवाइड करती है और ना ही कोई उनको क्या करती है, लोन प्रोवाइड कर रही है, ना ही उनकी कोई लाइबिलिटी घटा रही है, तो ये अपना किस में आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है, ये अपना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है कि डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम द जर्मनी। अब मैंने डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किए कहां से, जर्मनी से। अब ध्यान से समझना, अगर आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो कहीं बाहर से, तो आप उसको अपनी कंट्री में यूज करके उसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हो और उसको आगे चल के डेवलप भी कर सकते हो, ठीक है। कि अगर मैंने मान लो AK-47 लिया, मैंने बाहर वाले कंट्री से AK-47 परचेज किया, अब मैं क्या करूंगा, AK-47 का न्यू वर्जन AK-49 जैसे मैंने अभी क्या करे इंडिया में प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और इंडिया से बाहर ये फिर बिकने लग गया, तो गवर्नमेंट को क्या होगा, फायदा ही होगा, और जब भी फायदा हो तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर जो आपके होते हैं गवर्नमेंट के सेक्टर्स, उसको आप बेच देते हो किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अगर जब आप इसको बेच दे रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट को तो नुकसान हुआ, और अगर कभी मैंने ये बात पहली बता दी कि अगर हमें नुकसान हो रहा है तो वो किस चीज में आएगा, वो आ जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट्स में, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स में। देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसी पूरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रॉपर, इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करके दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। देखो फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम, देखो कभी भी एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने जैसे यहाँ पे ये चीज पढ़ी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब गवर्नमेंट अगर किसी की हेल्प भी कर रही है, हाँ कोई जैसे अर्थक्वेक आ गया, मान लो फ्लड हो गया, आपका गवर्नमेंट अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट आपको क्या करिए, हेल्प प्रोवाइड करिए, पर आपसे पैसे नहीं ले रही है। जैसे अगर वहां पे आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी जो वो स्टार्टिंग में पर्ची उर्ची बनती है वो भी 1-1 रुपए में बनती है, तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। तो वो सब चीजें हमेशा किस में आ जाएंगी, अपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। देखो जैसे फॉरेन एड अगेंस्ट दी अर्थक्वेक विक्टिम्स, तो ये भी अपना किस में आ जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है।
और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट रह गया। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।